हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो लास्ट लेक्चर नंबर हमने 7 अपलोड किया था और जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था हेनरीज लॉ पर। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 8 अपलोड करेंगे और उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और आपका अपना प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री पढ़ो। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी मेरे साथ में, कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाया। कोई बात नहीं, आज हम वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर 6 या 7 जो भी है उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। हेनरीज लॉ और उसके एप्लीकेशंस पर हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वेपर प्रेशर। चलिए समझते हैं कि वेपर प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। आइए समझते हैं। तो हेडिंग लिखिएगा बेटा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हेडिंग लिखिएगा कि वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या है, उसको जरा समझना रहेगा। वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक, चलिए भाई समझते हैं वेपर प्रेशर को कि वेपर प्रेशर एक्चुअल में है क्या। ठीक, हाँ बेटा, हेडिंग रहेगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। एक चीज समझ लो बेटा कि वेपर प्रेशर जो हम ऑब्जर्व करेंगे, यानी वेपर प्रेशर एक फिनोमेना है जो सिर्फ और सिर्फ एक बंद कंटेनर में ऑब्जर्व किया जा सकता है। यानी ये एक क्लोज वेसल फिनोमेना है टोटली। वेपर प्रेशर को हम ओपन कंटेनर में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, एक क्लोज वेसल फिनोमेना वेपर प्रेशर। आइए वेपर प्रेशर को एक छोटा सा एक डायग्रामेटिक एग्जांपल से समझेंगे कि वेपर प्रेशर का एक्चुअल मीन क्या होता है। तो वेपर प्रेशर के लिए हमने क्या किया, एक बंद क्लोज कंटेनर को लिया। ये हो गया हमारे पास एक क्लोज कंटेनर। ठीक है, और इस क्लोज कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड को फिल कर दिया और ये लिक्विड है आपका एक वॉलेटाइल इन नेचर। हमने यहाँ पर एक लिक्विड को जब फिल किया तो इसके अंदर हो क्या रहा था, बेसिकली इस लिक्विड में सारे जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं ये सारे इंटरनल बल्क के पार्टिकल हैं। ठीक है, और ये हैं कुछ इसके सरफेस के पार्टिकल, ये हैं इसके कुछ सरफेस के पार्टिकल। अब ये जो सरफेस पार्टिकल हैं, आप देख रहे हैं कि ये बल्क पार्टिकल के लिए एक इमेजिनरी बाउंड्री का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने 11वीं में पढ़ा था ना कि इमेजिनरी बाउंड्री भी होती है। बाउंड्री के टाइप्स क्या क्या होते हैं, बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल, बाउंड्री कैन बी रिजिड। तो उन्हीं में से एक बाउंड्री ये है। इसने क्या कर रखा है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल की, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल वल्क वाले पार्टिकल्स के लिए, वल्क वाले मॉलिक्यूल के लिए एक इमेजिनरी बाउंड्री, एक बाउंड्री को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया। अब हो कह रहा है कि जो वल्क के पार्टिकल हैं उन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है वो चारों तरफ से आ रहा है। हर जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही है, हर जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही है। यानी आपका जो एक बल्क का पार्टिकल है वो चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स से घिरा हुआ है। सारे पार्टिकल्स ने उसको स्ट्रांगली बाउंड कर रखा है। उसके बाद अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि बल्क के पार्टिकल्स को तो चारों तरफ से अट्रैक्शन मिल रहा है, लेकिन जो सरफेस के पार्टिकल है बेसिकली इनको सिर्फ सिर्फ एक ही साइड से अट्रैक्शन मिल रहा है, नीचे से। ठीक है, यानी जो लेयर बन रही है और ये लेयर के जो नीचे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, केवल वही पार्टिकल इस लेयर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, यानी एक ही साइड से केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। गॉट इट। अब हमने जैसे ही इस कंटेनर का टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर बेसिकली हुआ क्या, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये ब्रेक हो गया। ठीक, अब जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ तो ये जो पार्टिकल थे सरफेस के पार्टिकल, ये वेपर बन करके ऊपर उठ गए। ठीक है, ये वेपराइज हो गए। ठीक, अब जैसे ये वेपराइज हुए तो ये वेपराइज होने के बाद में जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया। और जैसे ये ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इंटरनल लिक्विड टेम्परेचर।
ठीक। तो ये पार्टिकल जब ऊपर गया तो वेपोराइजेशन हुआ, और वेपोराइजेशन के बाद जैसे ये पार्टिकल ऊपर पहुंचता है तो ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, और जैसे कम होता है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से पार्टिकल जो वेपर बन चुका था वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो कंडेंस्ड हो जाता है। तो आफ्टर कंडेंसेशन जब ये पार्टिकल वापस लौट करके आ रहा होगा, आफ्टर कंडेंसेशन ठंडा होने के बाद में जब ये पार्टिकल वापस लौट करके आएगा और आकर के जो सरफेस मॉलिक्यूल पर आकर के वापस से हिट करेगा, तो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा मॉलिक्यूल की सरफेस पर, तो उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, बेसिकली वेपर प्रेशर कहा जाता है। यानी कि जो वेपर के पार्टिकल टेम्परेचर दे करके वेपोराइज हुए थे, आफ्टर कंडेंसेशन वो नीचे आकर के जब लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं दैट इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। गॉट इट। और ये एक क्लोज वेसल फिनोमिना है, बंद कंटेनर के अंदर ही देखा जा सकता है। अगर हम कंटेनर को ऊपर ख़त्म कर देंगे, उसको खोल देंगे, तो क्या होगा, वेपर सारी उड़ जाएगी, वापस नहीं आएगी। और यहाँ पर है पार्टिकल कंडेंस होने के बाद वापस भी आना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, द प्रेशर, लिखेंगे द प्रेशर विच exerted ऐसे लिख लेंगे, exerted on the liquid surface is called vapor pressure, ठीक है भाई। जो प्रेशर लिक्विड का पार्टिकल वापस आकर के प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा सरफेस के पार्टिकल्स पर, तो वही प्रेशर बेसिकली क्या कहलाता है, इसका वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। तो हेडिंग लिखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी इन शॉर्ट मैंने वीपी लिख दिया। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाली अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर रहेगा बेटा टेम्परेचर। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा फैक्टर, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर को। तो हमने कहा भाई हम जितना ज़्यादा हाईली इसको बॉयल करना शुरू करेंगे, इसको जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर कंटेंट का बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता जाएगा उतने पार्टिकल्स वेपर के बनेंगे, और वही वेपर पार्टिकल कंडेंस होकर के लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा जितने ज़्यादा वेपर के पार्टिकल्स क्रिएट होंगे। तो इसका मतलब टोटली डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल्स का फॉर्मेशन जो वेपर का डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा वीक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा ब्रेक होगा, और वेपर उतनी ज़्यादा बनेगी, और जितनी ज़्यादा वेपर बनेगी उतनी ज़्यादा लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो वही होगा आपका वेपर प्रेशर। यानी टेम्परेचर जो होता है बेसिकली वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो लिख देता हूँ, एज वी इंक्रीज इन टेम्परेचर, as we increase in temperature, vapor pressure also increases, ऐसे लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड करके लिख लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेज। इट मीन्स कि अगर हम इसको इन शॉर्ट लिखें तो टेम्परेचर एक्चुअल में या वेपर प्रेशर एक्चुअल में वो डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। हायर इज़ द टेम्परेचर हायर इज़ द वेपर प्रेशर, यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा आप रखेंगे किसी लिक्विड का, वेपर प्रेशर उतनी ज़्यादा हाई रहेगी। टेम्परेचर को आप जितना ज़्यादा कम करते चले जाएंगे, जो टेम्परेचर को आप जितना ज़्यादा कम करते चले जाएंगे वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा डाउन होता चला जाएगा। गॉट इट। अच्छा भाई, दूसरी बात फैक्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें कि फैक्टर नंबर 2 क्या कहता है,
तो चलिए भाई फैक्टर नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, या नेचर ऑफ लिक्विड करके लिख देते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाएगा। नेचर ऑफ लिक्विड यानी लिक्विड का नेचर भी मैटर करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ पर टेम्परेचर ही फैक्टर बनेगा जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकता है, यानी कहीं ना कहीं लिक्विड का नेचर क्या है, उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये बात भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। अगर मान लीजिए कोई आपके पास कोई वॉलेटाइल नेचर सॉल्यूट आपने यूज़ किया है या वॉलेटाइल नेचर लिक्विड का आप वेपर प्रेशर मेज़र करना चाहते हैं, तो बेसिकली वॉलेटाइल लिक्विड्स का जो इंटरेक्शन होता है, पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, ए बी का जो इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है, और जिनके पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन वीक होता है वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा हाई होता है जितना वीक इंटरेक्शन होता है बिटवीन दी पार्टिकल्स, ठीक है। और ऐसा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर किसके लिए, नेचर ऑफ लिक्विड्स के रिगार्डिंग अगर वॉलेटाइल लिक्विड्स की बात करते हैं, तो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स जो जिनको इजीली वॉलेटाइल यानी जिनको इजीली वेपराइज नहीं किया जा सकता, वॉलेटाइल लिक्विड्स वो जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो वॉलेटाइल लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। वैसे ही अगर एग्जांपल की बात करें यहाँ पर एल्कोहल और ईथर का अगर कंपैरिजन किया जाए कि एल्कोहल एंड ईथर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन हाईली वॉलेटाइल इन नेचर है या फिर किसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, तो देखो बेटा हम यहाँ पर बता दें कि अल्कोहल के अंदर जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा वो आपके इंटरनली कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए ये हमारे पास C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, अब C2H5 इथाइल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 1 का ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल नंबर 2 का हाइड्रोजन, दोनों आपस में मिलकर के क्या कर रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ से हो गया एक हाइड्रोजन हो गया और ये हो जाएगा एक और मॉलिक्यूल के बीच में ऑक्सीजन एटम, अब यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर यहाँ से जुड़ जाएगा एक और हाइड्रोजन और इसके साथ जुड़ जाएगा आपका C2H5OH और फिर ये हो जाएगा आपका एक और ऑक्सीजन, इसके साथ जुड़ जाएगा H, इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5OH। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। जबकि अगर हम ईथर के केस में बात करें तो ईथर के केस में किसी तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। गॉट इट, यानी ईथर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ का जो वेपर प्रेशर होगा वो इसको हम इजीली वेपराइज कर सकते हैं, जबकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी इंक्रीज करने की, क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतना कम वेपर प्रेशर, और जितना वीक इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो अगर हम वेपर प्रेशर का ऑर्डर लगाएं कौन ज़्यादा है, तो हमने कहा ईथर का जो वेपर प्रेशर होगा वो अल्कोहल के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रहेगा, यानी ईथर इजीली वेपराइज हो सकता है एज कंपेयर टू अल्कोहल ड्यू टू वीक इंटरेक्शन बिटवीन द ईथर्स मॉलिक्यूल। गॉट इट। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है। तो लिखेंगे नेचर ऑफ लिक्विड्स में liquids which having weak interaction between the molecules having higher vapor pressure and those having a strong interaction between the molecule having
लो वेपर प्रेशर। एग्जाम्पल की बात कर लें तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा, ईथर का जो वेपर प्रेशर होगा वो अल्कोहल से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल के साथ में, जबकि ईथर के साथ में किसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ईथर के अंदर वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जबकि अल्कोहल के अंदर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो इंटरेक्शन है अल्कोहल के अंदर वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो ये दो फैक्टर हो गए। नंबर वन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर, जितना कम टेम्परेचर उतना कम वेपर प्रेशर। और दूसरी बात आती है नेचर ऑफ लिक्विड की, कि वो वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है। अगर वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर हाई होगा, नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर कम रहेगा। और वो भी क्यों रहेगा? वोलेटाइल के केस में जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, यानी कि किसी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो जितना इंटरेक्शन वीक होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा। इसको जरा नोट करें।